मैं राकेश तिवारी और मेरे YouTube चैनल शंकरा फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युतशीलता। ठीक, पिछले टॉपिक्स में बच्चों की कुछ डाउट्स आ रहे थे। आज की क्लास उन डाउट्स को क्लियर करने को है। ठीक है, तो आज हम विद्युतशीलता क्या है, परावैद्युतांक क्या है, उसकी परिभाषा, उसके सूत्र को एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। क्लियर? चलिए, विद्युतशीलता क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज मैं अपने हाथ से इस बोर्ड पे बल लगा रहा हूं। ठीक है, देखो ऐसे पहली अवस्था में, और उसके बाद मैं दूसरी अवस्था में क्या किया, बोर्ड और अपने हाथ के बीच में मैंने रखा एक कपड़ा। ठीक, अब बल लगाता हूं। दोनों में क्या चेंज हुआ? तो दोनों में आपने देखा, पहली अवस्था में हाथ सीधा बोर्ड के कांटेक्ट में आ रहा था, तो सीधी सी बात है मेरे द्वारा इस बोर्ड पर ज्यादा बल लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बीच में कपड़े को रखा, तो ये कपड़ा क्या करता है, ये कपड़ा मेरे द्वारा लगाए गए बल को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो ये कपड़ा हो गया माध्यम, बीच का माध्यम, जिसका काम क्या है, तो इसका गुण क्या हो गया, इसका गुण हो गया मेरे द्वारा लगाए गए बल को रोकना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां देखिएगा, जब दो आवेश होते हैं Q1 और Q2, जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, सपोज ले लेते हैं R दूरी पर। ठीक, तो यदि इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, मतलब पहली स्थिति पे जब हम हवा या निर्वात की स्थिति लेके चल रहे हैं, तो यहां पर बल अधिक होगा। लेकिन जैसे अगर बीच में कोई माध्यम आ गया, मतलब हमने दूसरा स्थिति ले लिया फिर से दो आवेशों को, अब यहां हम कोई माध्यम रख रहे हैं। कोई माध्यम मतलब जैसे हमने अभ्रक रख दिया, ठीक, या कागज रख दिए, तो जैसे ही बीच में कोई माध्यम आ जाता है, तो यह माध्यम इनके बीच लगने वाले बल के मान में कमी कर देती है। तो माध्यम का ये जो गुण है, बल को कम करना, यही कहलाता है विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या हुआ? विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच के माध्यम का वह गुण है जो उनके बीच लगने वाले बल के मान को कम करता है। मतलब जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितना अधिक होगी, उनके बीच स्थित आवेशों में बल उतना ही कम होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। पहले क्या पढ़े हम लोगों ने? विद्युतशीलता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपेक्षिक। तो आपेक्षिक शब्द का मतलब क्या होता है? आपेक्षिक शब्द का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, हम रिलेट करेंगे, तुलना करके देखेंगे। किससे तुलना करेंगे भाई? तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, कोई भी माध्यम होगा उसकी विद्युतशीलता का तुलना करेंगे किसके साथ? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के साथ। इसीलिए शब्द आया यहां पर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब क्या होगा? इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो इसके लिए दो नोटेशन है, एक तो K और एक है एप्सिलॉन R। ठीक है, फॉर्मूला देखिए क्या है। K बराबर, तो माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम का निकाल रहे हैं, बटे में क्या लिखेंगे? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो K बराबर क्या हो गया? K बराबर हो गया माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो K का फॉर्मूला हो गया K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके में और क्या देखेंगे, तो इसका कोई मात्रक या विभव सूत्र नहीं होता। ये केवल माध्यम का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा, कोई विभव सूत्र नहीं निकलेगा, केवल और केवल मान होता है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? किसी भी माध्यम की परावैद्युतांक सदैव धनात्मक होगी और एक से अधिक होगी। इसका क्या कारण है कि K का मान धनात्मक होगा और एक से अधिक होगा? तो इसका कारण है भाई, क्योंकि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हमने कहां लिखा है? नीचे में, और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। वायु निर्वात के लिए कितना होता है? 1। तो भैया नीचे वाला 1 है,
तो इसके साथ जब तुलना करेंगे तो बाकी जो माध्यम का होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, और हर क्या इसमें धनात्मक में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए के का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इतना याद रखिए कि के का मान जो है हमेशा एक से अधिक मिलेगा, मतलब वायु निर्वात से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ धनात्मक होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं के मान को लेकर के। वायु का कितना याद रखेंगे, 1, कैरोसिन का 2 मतलब 2, मोम का 2 से 2.3, धातु का अनंत, ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। धातु का कितना होता है, परवैद्युतांक अनंत होता है, ठीक है। अभ्रक का 5.7 से 6.7, कांच का 5.1 और पानी का 80.4। तो पानी का याद रखना, या इसी को कभी कभी ना 81 भी ले लेते हैं, क्वेश्चन पे दिया रहता है वो, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम के कारण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के लिए एक व्यंजन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परावैद्युत माध्यम के कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले बल में प्रभाव समझाइए। ठीक, या तो ये पूछेगा या आपको सिंपल पूछ देगा कि परावैद्युतांक की परिभाषा बताइए, है ना। ये दोनों चीजें यहां से हो जाएंगी। अच्छे से और ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, देखो हम दो स्थिति लेंगे, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति। पहला स्थिति हमने क्या ले लिया, ए और बी दो बिंदु, इस ए और बी दो बिंदु के बीच में आवेश Q1 और Q2, माध्यम क्या लिए, हवा और निर्वात, दूरी क्या लिया गया है, R। स्थिति पहला देखते हैं, जब दो आवेशों के मध्य माध्यम हवा या निर्वात हो, तब बल का सूत्र क्या होगा, कूलाम के नियम से बल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, आगे देखते हैं, स्थिति दूसरा पे आते हैं, और दूसरा स्थिति क्या लिखा है कि जब आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम का मतलब हवा या निर्वात को छोड़कर हो, तब क्या हो गया, सूत्र फिर से कूलाम का नियम लगाए, 1/4 पाई, यहां लिखेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोई अन्य माध्यम का हो गया विद्युतशीलता, इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक, अब हमने थोड़ा देर पहले पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, परावैद्युतांक पढ़े थे, और परावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन का मान निकालूंगा तो एप्सिलॉन बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस एप्सिलॉन के मान को यहां रख देते हैं, तो हमने एप्सिलॉन की जगह क्या निकाला, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हो गया K इंटू एप्सिलॉन नॉट, आ गया समीकरण नंबर दूसरा। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग किए, तो ये हो गया समीकरण 1, यहां पर हो गया समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को भाग करो तो F बटे में आ जाएगा F डैश, और जो समान चीजें हैं लगभग सभी चीजें समान हैं, केवल K को छोड़ करके, तो K बचेगा। ठीक है, भाग देते समय ध्यान रखना ना, K ऊपर आ जाएगी, K है बचेगी, कॉपी में करके देखिएगा। तो क्या मिला, F बाई F डैश बराबर K। यही क्या है, परावैद्युतांक का परिभाषा हो गया। जो K होता है परावैद्युतांक, वो F बाई F डैश के बराबर होता है, और F क्या है, दो आवेशों के बीच बल है जब माध्यम हवा या निर्वात हो। F डैश क्या है, दो आवेशों के बीच बल है जब कोई अन्य माध्यम हो, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगी, परावैद्युतांक कहलाएगी। क्या प्रभाव पड़ा परावैद्युतांक होने से, तो बल का जो मान था F डैश का मान, परावैद्युतांक के कारण क्या हुआ,
1/k गुना हो गया, मतलब 1/k हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति से आवेशों के बीच बल के मान में कमी हो रहा है। ठीक, यहां देखो लिखा हुआ है कि परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति से आवेशों के मध्य बल के मान में कमी होगी। कितना कमी होगी? तो 1/k हो जाएगा, 1/k गुना हो जाएगा बल का मान। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। पानी का परावैद्युतांक 80 है तो इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी? ठीक, या फिर परावैद्युतांक को भी दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है आपको कि पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता 80 है तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी? तो क्वेश्चन को पढ़कर तुरंत क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या क्या क्वेश्चन में दिया है हमेशा याद रखिए। सबसे पहले दिया है, नोट करना है। क्या दिया है? पानी का परावैद्युतांक 80, तो हमने लिखा पानी का परावैद्युतांक कितना दिया है, के से लिखते हैं। के बराबर कितना है? तो के बराबर है 80। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है? तो हमें निकालना है कि विद्युतशीलता, मतलब हमें पानी की विद्युतशीलता निकालना है। विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन ज्ञात करना है। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमें क्या सोचना है, हमारे पास क्या इन दोनों से संबंधित कोई सूत्र है? हाँ है भाई, हमारे पास परावैद्युतांक का सूत्र है। हमने परावैद्युतांक का 2 सूत्र पढ़ा है। कौन कौन सा 2 सूत्र? एक तो हमने पढ़ा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, पहला सूत्र पढ़े हैं। एक हमारे पास और सूत्र है, क्या है? के बराबर एफ बाई एफ डैश। तो क्या भी ये वाला सूत्र लगेगा क्या? ये वाला सूत्र भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां हमें विद्युतशीलता ज्ञात करना है। अगर बल से संबंधित क्वेश्चन रहता तो हम ये वाला सूत्र लगाते, लेकिन क्वेश्चन चूंकि विद्युतशीलता से संबंधित है इसीलिए पहला वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहां से हम एप्सिलॉन निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब के का मान कितना दिया है? 80। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट का क्या हमें इसका मान पता है? क्या हम इसका मान जानते हैं? तो इससे संबंधित जानकारी मैंने वीडियो के पार्ट नंबर 3 जो मेरे YouTube पे डाला हुआ है, पार्ट 3 वीडियो पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमी सूत्र, मान की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो आप उस पार्ट को भी जाकर के जरूर देखिए, इससे आपको एप्सिलॉन नॉट की जो संबंधित जो जानकारी है वो जरूर मिल जाएगी और आपके मन में जो डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कितना होता है इसका मान। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 × 10⁻⁻12 और इसका मात्रक हमेशा पेपर में पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कॉपी में जरूर नोट करना। तो इसका विमी सूत्र मात्रक क्या निकलेगा? तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया? तो आप इससे जानने के लिए पार्ट नंबर 3 वीडियो एक बार जरूर देखिए। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए मैं आपको सिखाया हूं कि पहले आप 10 की घात को हल कर लो, दशमलव को पहले हल कर लो तो हो जाएगा 8 × 8 5, इसका दशमलव हटा लेते हैं। नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा 8, इसको 80 पर लिख देते हैं पूरा, इसको लिख देते हैं 8854। ठीक, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के नीचे 1 लिखिए, जितना अंक है वहां 0 लगाइए,
और इसको लिखे 10 की घात -12। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको हटा दिए, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 गुणा 8 8 5 4, इसको अलग से हल करो और 10 की घात -12, ये 10 की घात 2 बचा हुआ है, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ऊपर जाएगा तो ठीक, तो ये हो जाएगा 10 की घात -12 और -2 कितना हो जाएगा जी, तो ये 8 गुणा 8 8 5 4 गुणे 10 की घात -14। अब इसको क्या करो, आपके लिए फिर थोड़ा सा वर्क हुआ, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मेहनत है, मेहनत करोगे तभी उसका फल मिलेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, वन ऑफ द लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, ये चित्र ही आपको विद्युत क्षेत्र समझा देगा पूरा। कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिया गया है बिंदु आवेश, ठीक, और बिंदु आवेश के नीचे मैंने लिखा है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब वह आवेश जो क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक, यहां पर हमने एक और आवेश लिया है, इसको लिखा है Q0 से और इसे बोला जाता है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश वह आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र कहां तक है, तो जिसकी मदद से परीक्षण करते हैं उसे कहा जाता है परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को हमेशा एकांक धनावेश लेकर चला जाता है। ठीक, मतलब एकांक धनावेश के आधार पर ही आगे की पूरी क्लासेस डिपेंड करती है, आगे की पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक एकांक धनावेश पर बल का अनुभव होता है। मतलब अगर ये एकांक धनावेश इस क्षेत्र के बाहर होगा तो इस पर बल नहीं लगेगा किसी प्रकार का, लेकिन जैसे ही एकांक धनावेश इसके क्षेत्र पर आएगा, ये बिंदु आवेश इस एकांक धनावेश पर बल लगाएगी। ठीक, और यही ये जो क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां पर लागू होता है, चुंबक पर लागू होता है, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वहां पर भी लागू होता है। ठीक है, तो आज की वीडियोस, आज की जो लेक्चर्स थे आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और जो भी डाउट होगा उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।